हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल एकदम बढ़िया। होप सो आप भी बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरे जैसे ही होंगे। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, लोन के रिगार्डिंग बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ना अभी भी बहुत सारी कंफ्यूजन है कि लोन कैसे होता है, क्या क्या लगते हैं, क्या फाइल होती है। ये कुछ फाइल का आउटर लुक होता है, ऐसा फाइल कवर है। फाइल के अंदर क्या क्या होता है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो भाई इसके अंदर क्या क्या होता है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एक तो जीएसटी फॉर्म होता है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो अगर इस फॉर्म को भर के फिल कर देते हो, जो बैंक ने आप पे जीएसटी लगाई है, जो टैक्स लगाया है, वो आपका रिफंड हो जाएगा। इसके बारे में आप ज्यादा जानकारी चाहते हो तो किसी सीए से जाके मिल सकते हो, वो आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। जीएसटी के बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। इसके बाद आता है सर सिग्नेचर वेरीफाई अप्रूव, कि भाई सिग्नेचर जो आपने किए हैं वो बैंक से अप्रूव हैं या नहीं है। कई बार क्या होता है हम सिग्नेचर और कोई कर रहे हैं, बैंक में हमारे सिग्नेचर और कोई होते हैं, तो इस चीज का भी ध्यान देना चाहिए। फिर आता है डीलर लेटर। भाई हमने उस वैल्यू, क्या वैल्यू लगाई है उस व्हीकल की। सपोज अगर हमने किसी व्हीकल की वैल्यू 35,000 रुपये लगाई है तो हमें उसके लिए एक लेटर देना पड़ता है बैंक को। ये हमें फिल करना पड़ता है। इस लेटर को हम फिल करते हैं कि कितने रुपए की बाइक है, क्या आरटीओ चार्जेस हैं, क्या टैक्स है और क्या एचपी ऐड कराने के हैं। एचपी बोलते हैं हाइपो को ऐड कराने के लिए। इसके बाद फिर ये तो एक नॉर्मल सी फाइल है, ये होती है इनकी पूरी बड़ी फाइल, जिसके अंदर बिल्कुल पूरे साइन करने पड़ते हैं कस्टमर को, खरीदने वाले को। आपको मोटा मोटा समझा देता हूं मैं आपको कहां कहां पे साइन करने पड़ते हैं। ये होता है फॉर्म नंबर 26, इसको फॉर्म नंबर 26 बोलते हैं। यहाँ पे कस्टमर के सिग्नेचर होते हैं, रजिस्टर्ड ओनर सिग्नेचर होते हैं। इसके साथ साथ फिर 28 नंबर फॉर्म आता है, 29 नंबर फॉर्म आता है और 30 नंबर फॉर्म आता है, जिनके ऊपर कस्टमर को सिग्नेचर करने पड़ते हैं। इन केस अगर आपने बाइक की किस्तें टाइम पे नहीं भरी और आप भरना नहीं चाह रहे हो, आपकी बाइक को उठा लेता है बैंक, फाइनेंसर उठा लेते हैं, या फिर खुद आप बाइक को सरेंडर कर देते हो, इस सूरत के अंदर भी बैंक आपसे पहले ही सिग्नेचर करा लेता है। फॉर्म नंबर 35 ये होता है एनओसी के लिए। भाई जिस बैंक से आप लोन करा रहे हो और आप बैंक को एनओसी प्रोवाइड करनी पड़ती है आपको, बैंक आपको एनओसी देगा, लेकिन आपके सिग्नेचर होना चाहिए फॉर्म पे। अगर आपने बैंक को बाइक सरेंडर कर दी तो आप उस पर साइन नहीं करोगे, आप कहोगे कि मैं नहीं करता। तो बैंक बहुत समझदार है इस केस में, अपने आप पहले से ही साइन करा के रख लेता है फॉर्म के ऊपर। भाई कल को अगर आपको एनओसी चाहिए और आप साइन करने से मना कर रहे हो तो बैंक ऑलरेडी आपके साइन है और वो ले लेता है। जो भी भाई लोन करा रहा है सबसे पहले ना पूरी फाइल को पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही सिग्नेचर करने चाहिए, क्योंकि ये बैंक और आपका काम है, हमारा काम नहीं है। तो इसमें आपको समझना चाहिए कि बैंक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं ले रहा। कई बार है ना कुछ बैंक वाले आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि ब्लैंक पेपर पे साइन करा ले, तो कभी भी ऐसा साइन नहीं करना चाहिए। किसी भी ब्लैंक पेपर के ऊपर साइन नहीं करना चाहिए। हमेशा ही आपको लिखे हुए पेपर पे साइन करना चाहिए, ऐसा ना हो। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारा बैंक कभी भी ब्लैंक चेक नहीं लेता और ना ही कभी भी किसी इंसान को ब्लैंक चेक देना चाहिए। ब्लैंक चेक में कोई भी अमाउंट डाल के आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, तो ब्लैंक चेक कभी भी ना दें। और सावधानी बरतें कि कहीं आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो रहा हो, कोई चीटिंग ना हो रही हो। इसके साथ साथ मैं आपको दो डॉक्यूमेंट्स और दिखा देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और चाहिए। ये कुछ फाइलें हैं, इसके साथ आपकी ओरिजिनल आरसी लगती है और आपकी 3 आईडी, इंश्योरेंस की कॉपी, पोल्यूशन की कॉपी, और जब बंदा बाइक खरीदता है तो ये भी लगती है कस्टमर के साथ बाइक का फोटो। ये सारी चीजें लगती हैं, देन पूरी फाइल कंप्लीट होती है। ये फॉर्म नंबर 34, इंश्योरेंस, पोल्यूशन, कस्टमर के 2 फोटो, पासपोर्ट साइज 2 फोटो भी लगते हैं। ये सारी फाइल के अंदर ऐसे लगा के पिनअप करनी पड़ती हैं और फिर ये फाइल जाती है बैंक में। ये पूरी बाइक फाइल रेडी होने के बाद ही बैंक में जाती है। जो हमारा लोन करते हैं उन भाइयों को पूरी फाइल को फिल करना पड़ता है, देन उसको सबमिट करना पड़ता है। ये सारा काम बैंक का होता है। हमारे पास फाइलें रखी हुई होती हैं, ब्लैंक फाइलें हमारे पास रखी रहती है। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि ऐसा ना हो। हम तो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जब कस्टमर आता है तब भी दे देते हैं। ऐसा ना हो कि आप कहीं बाहर से लोन करा रहे हो और फिर आपके साथ कोई चीटिंग हो रही है, कोई धोखा हो रहा है। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगे और ये लगे कि जो सुमित ने बताया वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ऐसा ना हो किसी आपके रिलेटिव के साथ धोखा हो जाए और आप लोन कराने गए हैं और आपने ब्लैंक चेक पे साइन कर दिया या फिर आपने किसी ब्लैंक पेपर के ऊपर साइन कर दिया, तो वो भी आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है आगे चल के। कभी भी ब्लैंक चेक किसी को भी नहीं देना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूं कि ब्लैंक चेक किसको बोलते हैं। 1 मिनट मेरे को दीजिए टाइम। ये मेरी चेकबुक है, ठीक है, और
जैसे ये एक चेक है, आपको चेक दिखा देता हूँ। ये चेक है, यहाँ पे मेरे स्टैम्प सिग्नेचर होते हैं। उसके बाद अगर मैंने इसको ब्लैंक कर दिया, जैसे हमने ना IDFC फर्स्ट बैंक को एक चेक दे रखा है, उसमें हमने अमाउंट नहीं डाल रखी, सिर्फ बैंक का नाम लिख रखा है, तो कभी भी नाम लिख के ही देना चाहिए और अमाउंट डाल के ही देनी चाहिए। ये अभी तक हमने चेक उनको दिया नहीं है। जब मैं उनको चेक दूंगा तो मैं इसके ऊपर अमाउंट डाल के ही दूंगा, अदरवाइज मेरे साथ फ्रॉड हो सकता है, मैं भी फ्रॉड के चक्कर में फंस सकता हूं, ऐसा नहीं है। तो मैं इन चीजों का बहुत ध्यान रखता हूं। और कभी भी चेक बुक से अगर आप चेक काट रहे हैं तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन होती है ना, यहाँ पे एक बार क्लोज करके चेक कर लीजिए कि इंफॉर्मेशन कहाँ होती है। इस इंफॉर्मेशन में आपको हमेशा चेक का नंबर, डेट, जिस बंदे को दे रहे हैं, सारी चीजें डालनी चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। वीडियो बहुत छोटी सी बनाई मैंने आप लोगों के लिए, प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।